नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये आज अपनी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास अपनी लग चुकी है और उसमें बच्चे बहुत कम आए थे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आ सके और मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें। जो स्टूडेंट अभी हाल ही में नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो अभी शुरू करेंगे हमारी धमाकेदार क्लास। कुछ बच्चे और जुड़ जाएं, उसके बाद में शुरू करते हैं हमारी धमाकेदार क्लास और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल न्यू देखने को मिलेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस के आप जवाब दे पाते हो। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं हमारा आज का रोमांचक सफ़र। लाइक कर दीजिए एक बार और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, यानी कि उर्वरक की गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाला संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताना है आपको। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 है आपका फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी है आपका गाजियाबाद, सी है आपका हैदराबाद और डी है आपका जूनागढ़। जवाब देना है आपको। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताना है आपको। उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, क्योंकि बच्चे अभी तक आ रहे हैं, कुछ बच्चे अब जुड़े हैं, कुछ बच्चे पहले जुड़ गए थे, इसीलिए एक बार सब लोग आ जाएं तो फिर अपन क्या कि क्लास थोड़ा लेने में भी मुझे मज़ा आता है। और आप सब लोगों के आंसर्स, आप आंसर दिया करें। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप लाइव चैट बॉक्स में आंसर को दिया करें, अपना आंसर दिया करें, चाहे गलत हो या सही हो, जितना आपको आता है आंसर जरूर अपना आंसर सबमिट करवाया करें। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान जो है वो कहाँ पर है, वो है फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या है। देखिए एक गाजियाबाद है, गाजियाबाद के अंदर क्या है, जैव उर्वरक विकास केंद्र है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है और 2018 का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सवाल आया था कि जैव उर्वरक विकास केंद्र या जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद के अंदर है। और गाजियाबाद कहाँ पर है, गाजियाबाद यूपी में है। ठीक है, फरीदाबाद भी कहाँ है, फरीदाबाद भी यूपी के अंदर है, ध्यान रखना। गाजियाबाद फरीदाबाद यूपी के अंदर है, ध्यान रखना। फरीदाबाद के अंदर तो क्या है, फरीदाबाद के अंदर है आपका उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान और गाजियाबाद के अंदर क्या है, जैव उर्वरक। गाजियाबाद के अंदर क्या है, जैव उर्वरक विकास केंद्र या जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र। अब देखिए हैदराबाद, एक हैदराबाद भी पूछा जाता है। हैदराबाद में भी बहुत सारे कृषि संस्थान हैं। तो हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद के अंदर वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं कि क्या है, तो एक तो मोटा अनाज जो है उसका अनुसंधान केंद्र। कौन सा, मोटा अनाज। मोटा अनाज किसको बोलते हैं, मोटा अनाज बोला जाता है बेसिकली एक तो ज्वार को, एक बाजरा को, इसको ज़्यादा बोला जाता है, मक्का को भी बोला जाता है। ठीक है, तो मोटा अनाज का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मोटा अनाज जो है उसका अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद के अंदर। ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आपसे कभी पूछ ले कि मोटे अनाज का राजा, कभी आपसे पूछ ले कि मोटे अनाज का राजा किसको बोला जाता है, तो मोटे अनाज का राजा किसको बोला जाता है, मोटे अनाज का राजा बोला जाता है ज्वार को। किसको बोला जाता है, ज्वार यानी कि सोरगम बाइकलर को मोटे अनाज का राजा बोला जाता है। क्लियर है। देखिए अगला क्या है अगला ऑप्शन आपको दिया गया है कि जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या है, देखिए जूनागढ़ के अंदर एक संस्थान है, जूनागढ़ के अंदर है मूंगफली अनुसंधान संस्थान। क्या है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र या मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जूनागढ़ के अंदर है। और जूनागढ़ कहाँ पर है, जूनागढ़ है आपका गुजरात के अंदर। कहाँ पर है, जूनागढ़ है गुजरात के अंदर। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि जूनागढ़ का किला, अगर आपसे पूछ ले, राजस्थान जीके में पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ का किला कहाँ है, तो जूनागढ़ का किला ध्यान रखना बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। लेकिन अगर आपसे पूछता है
कि मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र आपका है जूनागढ़ के अंदर। क्लियर है, बिल्कुल एक एक ऑप्शन आपको मैं क्लियर करवाऊंगा और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो प्लीज़ इसको शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, और अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता के लिए किस तापमान पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता सबसे अधिक रहती है। बताना है आपको कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता किस तापमान पर सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी है आपका 5 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1 से 10 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 0.1 से 5 डिग्री सेल्सियस। जवाब देना है आपको, सूक्ष्म जीवों की, मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रियाशीलता किस तापमान पर सर्वाधिक रहती है। जवाब देना है आपको, किस तापमान पर सर्वाधिक रहती है उनकी क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको। स्टूडेंट बहुत कम है, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट की संख्या बढ़े, तो थोड़ा आपको भी योगदान करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो मृदा में सबसे अधिक क्रियाशीलता जो होती है, या मृदा में सबसे अधिक जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता होती है वो 10 से 40 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होती है। कब होती है, 10 से 40 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है उस पर मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता सर्वाधिक रहती है। ठीक है, सर्वाधिक रहती है। अब देखो क्वेश्चन और पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मृदा के अंदर, सामान्य मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा सूक्ष्म जीव रहता है। तो सामान्य मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सामान्य मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है जीवाणु। ध्यान रखना, पीछे पूछा गया है एग्जाम में कि सामान्य मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है। तो सामान्य मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सामान्य मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है जीवाणु। अगर वैसे सामान्य मृदा के साथ साथ इसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अम्लीय मृदा में क्या पाया जाता है, तो अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा पाया जाता है कवक। अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कवक पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि क्षारीय मृदा में क्या पाया जाता है, तो क्षारीय मृदा में पाया जाता है एक्टिनोमाइसिटीज। और अगर वजन के हिसाब से पूछता है कि वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा, वजन के हिसाब से प्रति ग्राम मृदा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो वजन के हिसाब से प्रति ग्राम मृदा में कवक ज्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कवक ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। ठीक है, एक चीज और पूछी जाती है कि सौर उपचार जो होता है, मृदा का जो सौर उपचार करते हैं, सौर उपचार, वो मृदा का सौर उपचार कब करते हैं, तो उसके लिए मंथ पूछा जाता है। तो मंथ ध्यान रखना है, अप्रैल से जून के बीच में क्या करते हैं, मिट्टी की गहरी जुताई करके उसको खुला छोड़ देते हैं, जिससे उसमें उपस्थित जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो अधिक तापमान के कारण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अधिक तापमान के कारण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी विधि को हम सौर उपचार के नाम से जानते हैं, जो मृदा में की जाती है और अप्रैल से जून के मंथ में की जाती है। क्लियर है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा में सर्वाधिक पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है, मृदा में सर्वाधिक पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में बेसिलस, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में राइजोबियम। जवाब देना है आपको, मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जीवाणु, मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी। लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। स्टूडेंट बहुत कम है, क्योंकि स्टूडेंट कम है इसलिए लाइव क्लास लेने का मज़ा नहीं आता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें। नए जुड़े हैं तो कमेंट करें। अगर आप ये क्लास हमारी लाइव ख़त्म होने के बाद देख रहे हैं तो रोज़ाना शाम को 7 बजे लाइव टेस्ट सीरीज चलती है इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर। आप वहाँ पर आकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो जीवाणु है वो है बेसिलस। कौन सा है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जीवाणु जो है वो जीवाणु होता है बेसिलस। सर्वाधिक मात्रा में बेसिलस जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बेसिलस जीवाणु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे रिलेटेड 2-3 सवाल और बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो देखिए
मृदा के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं वो अलग अलग तापमान पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे जीवाणु जो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तक भी सक्रिय रह सकते हैं वो किस वर्ग में आते हैं, तो वो आते हैं थर्मोफिल्स में। किस में आते हैं? थर्मोफिल्स में आते हैं। किस में आते हैं? थर्मोफिल्स के अंदर आते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, मैं वापस समझाता हूँ आपको। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे जीवाणु जो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जिंदा रह सकते हैं वो किस वर्ग में आते हैं, तो वो आते हैं थर्मोफिल्स के अंदर। किस में आते हैं? थर्मोफिल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे जीवाणु जो कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, कितने डिग्री सेल्सियस? 10 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम तापमान पर भी सक्रिय रह सकते हैं, तो वो साइक्रोफिल्स में आते हैं। किस में आते हैं? साइक्रोफिल्स में आते हैं। किस में आते हैं? साइक्रोफिल्स के अंदर आते हैं। ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसे जीवाणु जो 10 से 40 डिग्री सेल्सियस, जो 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में सक्रिय रहते हैं, तो वो किस में आते हैं? तो वो आते हैं मीजोफिल में। किस में आते हैं? वो आते हैं मीजोफिल के अंदर। किस में आते हैं? मीजोफिल के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेसिलस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेसिलस हो जाएगा। ठीक है। मृदा में सर्वाधिक पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? बेसिलस सर्वाधिक पाया जाता है। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है अपना क्रॉप लॉगिंग। क्वेश्चन पूछा गया है क्रॉप लॉगिंग किससे संबंधित है? क्रॉप लॉगिंग का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में गन्ना, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में कपास, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में गन्ना, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में सोयाबीन और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में मूंगफली। जवाब देना है क्रॉप लॉगिंग का संबंध किस फसल से है? क्रॉप लॉगिंग का संबंध किस फसल से है? जवाब दीजिए, क्रॉप लॉगिंग का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाब देना है आपको क्रॉप लॉगिंग का संबंध किस फसल से है। पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्रॉप लॉगिंग होता क्या है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। देखिए जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है क्रॉप लॉगिंग का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्रॉप लॉगिंग जो है किससे संबंधित है? क्रॉप लॉगिंग है गन्ने से। किससे संबंधित है? गन्ने से संबंधित है। गन्ना यानी कि शुगर केन, सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है। सेकेरम ऑफिसिनेरम इसका या सेकेरम ऑफिसिनियल इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। अब देखिए क्रॉप लॉगिंग होता क्या है। क्रॉप लॉगिंग का मतलब सीधा सीधा ये है, ये जो क्रॉप लॉगिंग है इसका संबंध सीधा सीधा ये है कि पोषक तत्वों को नाप तोल कर या पोषक तत्वों की मात्रा को निकालने की एक विधि है। गन्ने के अंदर पोषक तत्वों को, किसको? पोषक तत्वों से संबंधित या पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसको निकालने की एक विधि है जिसको क्रॉप लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ गन्ने के अंदर ही होती है। किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ गन्ने के अंदर ही होती है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि क्रॉप लॉगिंग किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो क्रॉप लॉगिंग दिया था एच.एफ. क्लीमेंट नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? एच.एफ. क्लीमेंट नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस पद्धति का विकास किया था। कहाँ पर किया था? हवाई द्वीप पर। यह हवाई द्वीप कहाँ पर है? हवाई द्वीप अमेरिका के अंदर है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप अमेरिका के अंदर है। वहाँ पर इन्होंने क्या किया था? एच.एफ. क्लीमेंट ने गन्ने के अंदर क्रॉप लॉगिंग विधि का विकास किया था। क्रॉप लॉगिंग विधि का विकास या क्रॉप लॉगिंग को डेवलप किया था या क्रॉप लॉगिंग से संबंध स्थापित किया था, जिसमें इन्होंने ये बताया कि पोषक तत्वों का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए और गन्ने से रिलेटेड और जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। एक तो जो गन्ना होता है उसमें गुणसूत्र संख्या बार बार पूछी जाती है। ध्यान रखना, गुणसूत्र संख्या होती है 80। कितनी होती है? 80 यानी कि 80 होती है। एक जो गन्ना होता है वो इंटरमीडिएट प्लांट होता है। कौन सा प्लांट होता है? इंटरमीडिएट। ध्यान से देखना, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि इसको 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 12 से 14 घंटे प्रकाश की इसको आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट प्लांट बोला जाता है। ये ना तो एलडीपी में आता है, एलडीपी में भी नहीं आता है। ये एलडीपी मतलब लॉन्ग डे प्लांट, ना ये एसडीपी में आता है, शॉर्ट डे प्लांट में भी नहीं आता है। ये किस में आता है? ये आता है आपका सीधा सीधा किस में आता है? सीधा सीधा इंटरमीडिएट प्लांट में आता है। इसको कम से कम 12 और अधिक से अधिक 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा में नाइट्रोजन किस रसायन द्वारा ज्ञात किया जाता है। मृदा में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो किस रसायन के द्वारा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा
ज्ञात करने की विधि कौन सी है, ठीक है, विधि कौन सी है, या ये पूछ रहा है कि रसायन कौन सा है। तो अब आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में KMnO4। KMnO4 को अपन किस नाम से जानते हैं? KMnO4 को अपन जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी क्या है? NaHCO3। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है आपके पास में? ऑप्शन नंबर तीसरा है आपके पास में 1NH3COONH4, ठीक है। अब इसका हिंदी मतलब भी मैं बता दूंगा कि किस किस को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके पास अगर आपको ऑप्शन समझ में आ गया है तो देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है कि जो KMnO4 है उसको बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है, ठीक है। ये पोटेशियम परमैंगनेट किसको बोला जाता है? KMnO4 को बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए तो आपको जवाब देना है कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? KMnO4 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं और इसकी 0.25 कितनी 0.25% मात्रा इसकी ली जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है? अब देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि नाइट्रोजन को ज्ञात करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? KMnO4 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन नहीं, आपको फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करनी है, तो फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर दूसरा जो है किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर दूसरा जो आपके पास दिया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए? P यानी कि पोटेशियम की P यानी कि फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई? अब देखिए तीसरा एक और बता देता हूं मैं आपको। तीसरा अगर वो आपसे पूछ ले कि पोटेशियम की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो पोटेशियम की मात्रा को ज्ञात करने के लिए अमोनियम एसीटेट का किसका इस्तेमाल करेंगे? अमोनियम एसीटेट का। देखिए अमोनियम एसीटेट का अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अमोनियम एसीटेट जो तीसरा ऑप्शन है वो अमोनियम एसीटेट ही है, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको अभी पढ़ने में लग सकता है कि ये हार्ड लग रहे हैं सर, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए वापस बता देता हूँ। देखिए क्या है, ये इससे करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा, इससे करते हैं फास्फोरस की मात्रा और इससे करते हैं पोटेशियम की मात्रा को ज्ञात, ठीक है। अगर आपको इन सब की PDF वगैरह भी चाहिए होगी तो मैं PDF भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। PDF भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, विथ आंसर इसकी PDF उपलब्ध आपको करवा दूंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है इंपीरियल एग्रो क्लासेस, ठीक है। इंपीरियल एग्रो क्लासेस सर्च करना है, वहां आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला सवाल पूछा गया है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा का जो घनत्व होता है उसको ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन देखना है आपको। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है पिक्नोमीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा है एरिलोमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा है आपके पास में रेन गेज और ऑप्शन नंबर चौथा है आपके पास में टेंशियोमीटर। जवाब देना है आपको मृदा का घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जवाब देना है आपको मृदा का घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C या ऑप्शन नंबर D। जवाब देना है आपको A, B, C, D। बहुत कम स्टूडेंट हैं, प्लीज़ मेरी आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, मुझे मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में जब स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे डालें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मैं उतने ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। अभी तो मैं आपको 10,000 क्वेश्चंस ऐसे सोल्व करवाने वाला हूँ। और ध्यान रखना, एग्रीकल्चर आपकी अगर मजबूत होगी तो आपको सिलेक्शन यही दिलवाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहना, मतलब बार बार इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप ज़्यादा शेयर करें इसको, ज़्यादा लोगों तक ये अगर पहुँचेगी वीडियो। कमेंट अच्छा करोगे आप, कमेंट नहीं करते हो आप, बिना कमेंट किए चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो,
न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अगर लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर ये वीडियो आगे लोगों तक पहुंचेगी कैसे। इसलिए आप लाइक शेयर और कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी साथ में करें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन था मृदा का घनत्व जो होता है वो मृदा का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, मृदा का घनत्व करते हैं पिक्नोमीटर से। किससे ज्ञात करते हैं, मृदा का घनत्व पिक्नोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मृदा का घनत्व या डेंसिटी किससे ज्ञात करते हैं, पिक्नोमीटर से ज्ञात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि घनत्व के साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एरिलोमीटर का इस्तेमाल कब किससे, मतलब एरिलोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो एरिलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है कपास का जो रेशा होता है, कपास का जो रेशा होता है उसकी परिपक्वता की जांच, किसकी, उसकी परिपक्वता की जांच करते हैं। ध्यान रखना पीछे जेट में आया हुआ सवाल है, ये पीछे जेट में ये सवाल आया हुआ है, जेट के अंदर पीछे ये सवाल आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपसे पूछता है कि कपास के रेशे की परिपक्वता की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो कपास के रेशे की परिपक्वता की जांच किसके द्वारा की जाएगी, एरिलोमीटर के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, एरिलोमीटर के द्वारा की जाएगी। अगर आपसे पूछता है कि मृदा का कण घनत्व किससे ज्ञात करते हैं, तो पिक्नोमीटर से ज्ञात करते हैं। किससे करते हैं, पिक्नोमीटर से ज्ञात करते हैं। वर्षामापी के लिए रेन गेज, ठीक है, ध्यान रखना, पूछ ले वर्षामापी यंत्र तो रेन गेज। अब टेंशियोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए। टेंशियोमीटर का इस्तेमाल, देखिए टेंशियोमीटर का इस्तेमाल जो करते हैं वो करते हैं मृदा तनाव, मृदा का जो तनाव होता है उस तनाव को, मृदा के तनाव को ज्ञात करने के लिए टेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मृदा के तनाव को ज्ञात करने के लिए मृदा तनाव टेंशियोमीटर से ज्ञात किया जाता है। समझ में आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं जो पूछ लिए जाते हैं, एक बता देता हूँ, थोड़ा सा समझना है। एक होती है बल्क डेंसिटी यानी कि बीडी। बल्क डेंसिटी का मतलब क्या होता है, बल्क डेंसिटी मतलब मृदा की जो मृदा के अंदर जो उसका घनत्व होता है उसके बारे में बात हो रही है। एक होती है पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी। जब अपन सोइल की थ्योरी वाली क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो मैं आराम से उस समय में बताऊंगा, लेकिन अभी की जानकारी के लिए आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सामान्य मृदा की बल्क डेंसिटी कितनी होती है, तो सामान्य मृदा की बल्क डेंसिटी होती है 1.33, फिर उसके बाद में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये होती है। और इसकी जो दो गुनी होगी वो क्या होगी, पीडी होगी। तो इसकी दो गुनी कितनी हो जाएगी, 1.33 को जैसे ही डबल करते हैं तो हो जाते हैं वो 2.65, लगभग कितने हो जाते हैं, 2 वैसे तो 66 होते हैं लेकिन 2.65 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या है, ये पार्टिकल डेंसिटी है। तो सामान्य मृदा की बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि ये प्रश्न पीछे पूछे गए हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा जांच में मृदा नमूने का वजन कितना होता है। जब हम मृदा की जांच करवाते हैं तो जांच करवाते समय हम जब लेबोरेटरी में मिट्टी लेके जाते हैं तो उस मिट्टी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में 2 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में 20 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में 200 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में 500 ग्राम। जवाब देना है मृदा जांच के लिए नमूने का वजन कितना होता है, मृदा जांच के लिए नमूने का वजन कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। मृदा जांच में मृदा नमूने का वजन, लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना। बहुत कम स्टूडेंट है, इतने कम स्टूडेंट से मैं क्या करूं, आप शेयर नहीं कर रहे हो यार, यही तो बात है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूं मैं, इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, लेकिन जब रिस्पांस 0 आता है, आप कमेंट किए बिना चले जाते हो, लाइक किए बिना चले जाते हो, शेयर नहीं करते हो, तो थोड़ा बुरा लगता है। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ यार थोड़ा लाइक कमेंट और शेयर किया करें। देखिए इसका आंसर क्या होगा, मृदा जांच में मृदा नमूने का वजन। देखिए ध्यान से समझना है, इसका जो राइट आंसर होगा, पहले राइट आंसर बता देता हूँ। मृदा नमूने का जो वजन होता है वो होता है 500 ग्राम। कितना होता है, मृदा नमूने का वजन होता है 500 ग्राम, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको ध्यान रखना है कि मृदा नमूने का वजन अगर आपसे पूछता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके साथ साथ और आपको समझना है, क्या क्या चीज़ें समझनी है। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि जो राइजोबियम कल्चर होता है, क्या राइजोबियम कल्चर कभी सुना होगा। राइजोबियम कल्चर का मतलब होता है जैव उर्वरक है राइजोबियम एक। तो जो राइजोबियम कल्चर होता है उसका एक पैकेट कितने ग्राम का आता है। प्रश्न पीछे एओ के एग्जाम में पूछा गया है और सुपरवाइजर का जो पेपर आउट हुआ था, जो उदयपुर यूनिवर्सिटी ने करवाया था, उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है, तो वापस से आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या था कि राइजोबियम का जो एक पैकेट होता है वो पैकेट कितने ग्राम का होता है या उस पैकेट का वजन कितना होता है। तो ध्यान रखना, राइजोबियम का जो एक पैकेट होता है उस एक पैकेट का वजन कितना होता है, उस एक पैकेट का वजन होता है 200 ग्राम। कितना होता है, एक पैकेट का वजन होता है 200 ग्राम। ठीक है, फिर आपसे वो पूछ सकता है कि जो राइजोबियम होता है वो मतलब 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए कितने राइजोबियम की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है। कितनी ग्राम राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है, 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया, तीनों के तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, वापस से समझ सकते हो, वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन अगर पूछे कि मृदा नमूने का वजन कितना होता है, तो मृदा नमूने का वजन आपको देना है, मृदा नमूने का वजन होता है 500 ग्राम। ठीक है, अगर आपसे पूछे राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट होता है उस पैकेट का वजन कितना होता है, तो पैकेट का वजन कितना होता है 200 ग्राम। अगर पूछा जाए कि 1 किलोग्राम बीज को, 1 केजी बीज को उपचारित करने के लिए कितने किलोग्राम या कितने ग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है, तो 20 ग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम, 20 ग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करना, मैं आपको वापस से अगली क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 हेक्टर में कितना क्षेत्रफल। सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया 1 हेक्टर में कितना क्षेत्रफल होता है। जवाब देना है आपको, 1 हेक्टर में कितना क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 4000 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में 6000 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में 8000 वर्ग मीटर, और ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में, डी है आपके पास में 10,000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, क्या होगा इसका आंसर। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1 हेक्टर में कितना क्षेत्रफल होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस 2, 3, 4, 5 बुक से प्रीफर करके फिर ही ऐसे क्वेश्चंस बनाता हूँ। आपको पूरी क्लास अटेंड इसीलिए करने के लिए कहता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1 हेक्टर में कितना क्षेत्रफल होता है। देखिए क्वेश्चन तो सामान्य है लेकिन इसको समझोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, इसका आंसर तो ये हो जाएगा कि 10,000 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 हेक्टर। अगर वो आपसे पूछता है कि 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं, तो एकड़ का जवाब देना है आपको। एकड़ का जवाब क्या देना है 2.47 एकड़। कितने होता है 2.47 एकड़। अगर आपसे ये पूछता है कि 2.47 एकड़ बराबर कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 2.47 एकड़ बराबर कितने हो जाएंगे 10,000 वर्ग मीटर। ध्यान रखना, तो अब अगर 1 हेक्टर का पूछता है वो आपसे, तो 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर या फिर 2.47 एकड़। अगर 2.47 एकड़ ऑप्शन में नहीं आता है तो वहां पर ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है 2 सही 1/2 एकड़, यानी कि लगभग 2.5 एकड़ के समथिंग होता है। इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, लगभग 2.5 एकड़ के समथिंग। और बीघा जो होता है वो कहीं पर 4.5 बीघा माना जाता है, कहीं पर 4 सही 1/2 बीघा माना जाता है, और कहीं पर क्या माना जाता है, कहीं पर 6 सही 1/2 बीघा माना जाता है। ठीक है, तो बीघा ऑथेंटिक नहीं है और बीघा ऑफिशियल यूनिट भी नहीं है, लेकिन जो एकड़ और हेक्टर है वो ऑफिशियल यूनिट है और इसके सवाल पीछे पूछे भी गए हैं तो आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टडी करनी है, अपने जो कमजोरी है, अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना है। ठीक है, और क्लियर के लिए आपको सिर्फ एक ही जगह है, इंपीरियल एग्रो क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इसको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है, राजस्थान में लवणीय मृदा का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान में लवणीय मृदा का क्षेत्रफल है।
राजस्थान में लवणीय मृदा का क्षेत्रफल बताना है आपको कितना है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में 2.95 लाख हेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में 3.78 लाख हेक्टर, सी है आपके पास में 6.29 लाख हेक्टर और डी है आपके पास में 9.95 लाख हेक्टर। जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। सिर्फ इतना ही लिखना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका आंसर? जो भी इसका आंसर है वो आपको लाइव चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। लाइव चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या होगा इसका आंसर। राजस्थान में लवणीय मृदा का क्षेत्रफल, सवाल आ सकता है। देखिए, राजस्थान में अगर लवणीय मृदा का क्षेत्रफल पूछता है तो आपको जवाब देना है 2.95 लाख हेक्टर। क्या है? 2.95 लाख हेक्टर में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? 2.95 लाख हेक्टर में लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं। कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, अगर वो आपसे लवणीय का पूछ सकता है तो वो आपसे क्षारीय का भी पूछ सकता है। तो अगर क्षारीय मृदा का पूछता है कि क्षारीय मृदा जो है उस क्षारीय मृदा कितनी पाई जाती है, तो क्षारीय मृदा पाई जाती है 3.87 लाख। कितनी पाई जाती है? क्षारीय मृदा पाई जाती है 3.87 लाख हेक्टर में, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है, क्षारीय मृदा भी नहीं पूछता है, वो आपसे क्षारीय की जगह लवणीय क्षारीय पूछ ले, तो लवणीय क्षारीय के लिए क्या हो जाएगा? लवणीय और क्षारीय मृदा, जो लवणीय क्षारीय मृदा होती है उसके लिए कितना एरिया हो जाएगा? 6.28 लाख हेक्टर। कितना हो जाएगा? 6.28 लाख हेक्टर एरिया हो जाएगा। ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा सशक्त करना है, मजबूत करना है, ठीक है। लॉकडाउन में कम से कम ये काम तो कर ही सकते हो यार आप, क्योंकि अभी ना तो आप कुछ बाहर घूमने जा सकते हो ना कहीं और जा सकते हो। तो इससे अच्छा है कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, क्वेश्चंस को समझो, इनको याद करो। आप चाहो तो इनको साथ के साथ लिख भी सकते हो, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कम से कम मैं आपको 10,000 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और उन 10,000 क्वेश्चंस में आपकी जो एग्रीकल्चर के तीनों पार्ट हैं उन तीनों पार्ट को मैं बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करवा दूंगा, जो आपको जेट ICAR BHU के साथ साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से मालवेसी कुल का पादप है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से मालवेसी कुल का पादप बताना है आपको। मालवेसी कुल का पादप कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में जूट, ऑप्शन नंबर बी है सनई, सी है सूरजमुखी और डी है कपास। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको कि मालवेसी कुल का पादप कौन सा है। मालवेसी कुल का पादप बताना है आपको। मालवेसी कुल का पादप कौन सा है? जवाब दीजिए, मालवेसी कुल का पादप कौन सा है? देखिए, मालवेसी कुल का पादप, देखिए मालवेसी कुल के अंदर अगर अपन अपने सब्जेक्ट की बात करें तो मालवेसी कुल के अंदर सिर्फ 2 पादप आते हैं। वैसे तो मालवेसी में बहुत सारे आते हैं, लेकिन अपने सब्जेक्ट की बात करें तो 2 आते हैं। मेनली कौन कौन से आता है? एक तो मालवेसी के अंदर आता है आपका कपास, ठीक है, और एक आता है मालवेसी के अंदर आपका भिंडी, ठीक है। भिंडी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या होती है 130। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो मालवेसी कुल में 2 आते हैं, एक तो आता है भिंडी और एक आता है कपास। क्लियर हो गया? अब देखिए, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जूट किस कुल में आता है। तो जूट किस कुल में आता है? जूट के अगर पूछ ले तो टीलिएसी में आता है। किस में आता है? टीलिएसी में आता है। ध्यान रखना, जूट टीलिएसी में आता है। फिर सनई पूछ ले आपसे कि सनई किस में आता है, तो सनई आता है लेग्यूमिनेसी में, ठीक है, लेग्यूमिनोसी में आता है सनई, ठीक है। और सूरजमुखी का 2-3 बार पीछे पूछा भी गया है, तो सूरजमुखी किस में आएगा? सूरजमुखी आएगा आपका कंपोजिटी में। किस में आएगा? कंपोजिटी में, ठीक है। आ रही बात समझ में? कंपोजिटी में आएगा, ठीक। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मालवेसी में आएगा आपका कपास और भिंडी। इसके अलावा मालवेसी में और कोई पादप नहीं आता है, और ये मालवेसी में ये 2 ही पादप आते हैं, इसीलिए ये एक अपवाद है, इसीलिए इसको बार बार एग्जामिनर पूछता है। जब मैंने जेट का एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा मालवेसी कुल का पादप है, इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को आज तक बोला नहीं हूँ। लेकिन उसमें ऑप्शन में कपास नहीं था, उसमें भिंडी था। उसमें ऑप्शन में कपास नहीं था, उसमें भिंडी था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कपास थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करके किया है। अगर आपको अभी विश्वास नहीं तो पुराने पेपर हैं, उसमें से सन जो 2011 का पेपर है जेट का, उसको खोल के देखना एग्रीकल्चर का, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, किसान किसकी किस्में हैं। क्वेश्चन थोड़ा इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है किसान किस फसल की किस्में। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन है आपके पास में धान, फिर दूसरा है मक्का, तीसरा है गेहूं, चौथा है कपास। जवाब देना है ऑप्शन नंबर देखिए क्या है आपके पास में। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में धान, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में मक्का, सी है आपके पास में गेहूं, डी है आपके पास में कपास। दीजिए इसका जवाब क्या होगा। किसान किसकी किस्म है। देखिए किसान जो किस्म है वो किस्म किसकी है। किसान किस्म किसकी है। किसान किस्म है मक्का की। किसकी है। मक्का की किस्म है। ध्यान रखना किसान किसकी किस्म है। किसान मक्का की किस्म है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछा गया है। किसान किसकी किस्म है। मक्का की किस्म है। क्लियर है। अब देखिए इसके साथ साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल, शुगर बेबी वे दुर्गापुरा केसर किसकी किस्में हैं। क्वेश्चन पूछा गया है शुगर बेबी वे दुर्गापुरा केसर किसकी किस्में हैं। जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर देखिए, 1 है आपके पास में तरबूज, ऑप्शन नंबर बी है खरबूज, सी है चुकंदर और डी है गन्ना। मैं कह रहा हूँ 100% आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि ये तरबूज और आपका जो तरबूज और खरबूज है इससे एक सवाल पक्का आएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में और जेट में। हर बार आता है, हर बार आता है, हर बार आता है। पिछली बार पूछा था सुपरवाइजर के एग्जाम में कि दुर्गापुरा मधु। क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि दुर्गापुरा केसर नहीं, दुर्गापुरा मधु किसकी किस्म है। मैं कंफ्यूज हो गया और मैं तरबूज करके आ गया, जबकि राइट आंसर क्या था। राइट आंसर था खरबूज। ठीक है, खरबूजा। खरबूज नहीं होता है, खरबूजा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए वो आपसे जरूर से सवाल पूछेगा। ठीक है, तो आपको तरबूज और खरबूज को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शुगर बेबी और दुर्गापुरा केसर किसकी किस्में। तरबूज की। किसकी किस्में है। तरबूज की किस्में हैं शुगर बेबी और दुर्गापुरा केसर। अब देखिए शुगर बेबी और दुर्गापुरा केसर जो है उसमें से जो शुगर बेबी है वो सबसे मीठी किस्म है। वो क्या है। शुगर बेबी सबसे मीठी किस्म है। लगभग इसमें 13% तक क्या पाई जाती है। शर्करा पाई जाती है। लगभग 13% तक इसमें शर्करा पाई जाती है और सबसे मीठी किस्म मानी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए जो दुर्गापुरा केसर है, ये दुर्गापुरा केसर किस्म आपसे पूछ ले कहाँ से निकली है। तो जो दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र है, क्या है। दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर है। जयपुर के अंदर है। दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र जयपुर के अंदर है और वहाँ से इस किस्म को विकसित किया गया है। ठीक है, और ये तरबूज की किस्म है। समझ में आ रही है बात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। सुपरवाइजर 2018 में ये सवाल आया था। ठीक है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को कैसे पूछा उसने, क्यों आया, इन सब को मैं भी बताऊंगा आपको। देखो आप क्या याद करते हैं, आपके अमूमन सारे स्टूडेंट जो होते हैं उसमें मैं भी इंक्लूड था उस समय तक, सब ये याद करते हैं कि अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने का इस्तेमाल करते हैं, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं और पायराइट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लवणीय मृदा को कौन याद करेगा। तो लवणीय मृदा बच्चों के दिमाग में उस समय रही नहीं और वहाँ पर क्वेश्चन पूछा ही यही कि लवणीय मृदा को सुधारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो पढ़ के गए थे उनका आंसर सही था और जो पढ़ के नहीं गए थे उन्होंने तुक्के लगाए और तुक्के लगाए तो वो तुक्के गलत हो गए। इसलिए अपने को सारे के सारे सिलेबस को कवर करना है, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, एक एक शब्द जो होता है उसके 4-4 मतलब निकलते हैं, तो उन सबको याद करना पड़ेगा क्योंकि तैयारी अपनी बिल्कुल सशक्त करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ है। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा कि लवणीय मृदा को सुधारने के लिए निक्षालन विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब निक्षालन विधि का मतलब क्या होता है। निक्षालन विधि का मतलब ये होता है कि खेत में अधिक पानी भर देना। अधिक पानी भर देते हैं जिससे क्या हो जाता है, लवण पानी के साथ घुलकर क्या हो जाते हैं, पानी के साथ घुलकर क्या हो जाते हैं, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं और इसी विधि को निक्षालन विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पानी के साथ वो क्या हो जाते हैं, पानी के साथ वो घुल जाते हैं और घुलने के बाद वो पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे जाता है और नीचे जाते जाते अपने साथ में लवणों को भी ले जाता है। आई बात समझ में। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन निक्षालन विधि कहते हैं। आई बात समझ में। और ये निक्षालन विधि लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब निक्षालन जो है वहाँ पर निक्षालन लिखा हुआ नहीं आता है,
वहाँ पर लीचिंग भी लिखा आ सकता है, लीचिंग। तो लीचिंग और निक्षालन एक ही बात होती है, ठीक है, लीचिंग और निक्षालन एक ही बात है। आई बात समझ में। अब देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि क्षारीय मृदाएं, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, जिप्सम होगा, ठीक है। और कहीं कहीं पायराइट्स पे इसका जवाब सही माना जाता है। लेकिन अगर उसने ऑप्शन में जिप्सम लिखा ही नहीं और उसने ऑप्शन में लिख दिया जिप्सम की जगह क्या लिख दिया, हरसौंठ, हरसौंठ लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर हमने तो हरसौंठ कभी पढ़ा ही नहीं। हरसौंठ देखो, थोड़ा ध्यान से लिख देता हूँ क्योंकि नया वर्ड है, हो सकता है कि आपको कम समझ में आ रहा हो। हरसौंठ, ठीक है। तो जिप्सम को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये जो जिप्सम है ये हिंदी वर्ड नहीं है, जिप्सम एक इंग्लिश वर्ड है और वहाँ पर वो लिख के देगा आपको जिप्सम की जगह हरसौंठ। फिर आप कहोगे कि सर हम तो पढ़ के ही नहीं गए, इसलिए ध्यान रखना जिप्सम को हरसौंठ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हिंदी में हरसौंठ के नाम से जाना जाता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4, CaSO4.2H2O, ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये भी लिखा हुआ आ सकता है वहाँ पर, इसके अलावा हरसौंठ भी लिखा हुआ आ सकता है, हरसौंठ भी लिखा हुआ आ सकता है और वहाँ पर जिप्सम भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। आई बात समझ में। ये होता है जिप्सम, जिप्सम को हरसौंठ या CaSO4.2H2O बोला जाता है। और ये किस मृदा को सुधारता है, ये सुधारता है क्षारीय मृदा को। किसको सुधारता है, ये क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लवणीय मृदा किस गण में आती है। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर आप क्वेश्चन कम सोल्व करवा रहे हो और क्लास लंबी हो रही है, तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं एक क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 5 क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ। अगर मैं जल्दी मैं भी चाहूँ तो मैं भी सीधा सीधा बता सकता हूँ लवणीय मृदा किस गण में आती है, इसका आंसर ये हो जाएगा, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर उस चीज़ को फायदा ही नहीं है उस चीज़ का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लास भले ही आपकी डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा है लेकिन आपको नॉलेज कितना मिल रहा है ये देखिए आप। अब ये मत देखिए कि क्वेश्चन सर आपने तो 25 क्वेश्चन ही सोल्व करवाए, 25 क्वेश्चन तो मैंने सोल्व करवाए लेकिन उन 25 क्वेश्चन के अलावा मैंने आपको कितनी नॉलेज दी है, ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल होगी ये देखिए। इसीलिए आपको हर क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा सशक्त हो सके, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है लवणीय मृदा किस गण में आती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लवणीय मृदा किस गण में आती है, ठीक है। अब देखिए जो सुपरवाइज़र का 2018 का एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में सिंपल सवाल पूछा कि जो मृदा है उसको कितने गणों में विभाजित किया गया है। कितने गणों में विभाजित किया गया है, 12 गण में विभाजित किया गया है। बिल्कुल सिंपल सवाल था लेकिन ये क्वेश्चन बहुतों को नहीं आया, ये सवाल बहुतों को नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जब स्टूडेंट गण पढ़ने स्टार्ट करता है तो वो गणों की तरफ उनका ध्यान देता है, गणों की संख्या कितनी है इसकी तरफ उसका ध्यान गया नहीं और सवाल यहीं से पूछा। हमेशा मैं कह रहा हूँ सवाल आएगा बिल्कुल इजी सिंपल, टफ सवाल बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। इजी सिंपल सवाल जिसकी तरफ अपना ध्यान नहीं जाता वहाँ से सवाल उठ के आता है। फिर अपन सोचते हैं कि यार ये भी कोई सवाल होता है क्या, ये सवाल आ गया, काश अपन उनको पढ़ लेते। इसीलिए अभी मौका है, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा है इन बातों में, किताबें ले लो हाथों में। इसलिए बच्चों में बार बार आपको बोलता हूँ। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है एरिडोसोल, ऑप्शन नंबर बी है एंटीसोल, सी है हिस्टोसोल और डी है अल्टीसोल। क्वेश्चन पूछा गया है कि लवणीय मृदा किस गण में आएगी। जवाब देना है लवणीय मृदा किस गण में आती है। मैंने आपको बता दिए गुण, कुल गण कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। 2018 सुपरवाइजर का एग्जाम का सवाल है। अब देखिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, लवणीय मृदा जो है वो किस में आती है, लवणीय मृदा आती है एरिडोसोल में। किस में आती है, एरिडोसोल गण में आती है। लवणीय मृदा एरिडोसोल गण के अंदर आती है। आई बात समझ में, ठीक है। लवणीय मृदा एरिडोसोल गण में आती है। आगे क्या है नेक्स्ट देखिए, लवणीय मृदा एरिडोसोल गण में तो आती है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि नवनिर्मित एंटीसोल में क्या आता है, फिर पूछ ले कि एंटीसोल में क्या आता है, तो एंटीसोल में क्या आता है, नवनिर्मित मृदाएं। नवनिर्मित मृदाएं, जितनी भी नवनिर्मित मृदाएं होती हैं या जितनी भी नई मृदाएं होती हैं उन नई मृदाओं को किस गण में रखते हैं, उन नई मृदाओं को एंटीसोल गण में रखते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए अगला क्या है,
इसके बाद में आपसे पूछ ले हिस्टोसोल क्या है, तो हिस्टोसोल में क्या है, हिस्टोसोल की एक खासियत होती है कि जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक रहती है, कितने प्रतिशत से अधिक, जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक रहती है, 20% से अधिक, वो सारी की सारी मृदाएं किस में आती हैं, वो सारी की सारी मृदाएं हिस्टोसोल में आती है। किस में आती हैं, हिस्टोसोल गण में आती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ वाली सभी मृदाएं हिस्टोसोल गण में आती हैं। आई बात समझ में। अगला सवाल देखिए, अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है आपका अल्टीसोल। अल्टीसोल में क्या है, अल्टीसोल में जो मृदाएं आएंगी वो मृदाएं कौन सी आएंगी, अम्लीय मृदाएं। कौन सी मृदाएं आएंगी, अम्लीय मृदाएं किस में आती हैं, अल्टीसोल में आती हैं। आ गई बात समझ में, अम्लीय मृदाएं अल्टीसोल गण में आती हैं। क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी उच्च लवण सहनशील किस्म है, उच्च लवण सहनशील किस्म, कौन सी उच्च लवण सहनशील किस्म बताना है आपको। निम्न में से कौन सी उच्च लवण सहनशील किस्म है। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है चुकंदर, ऑप्शन नंबर बी है शकरकंद, ऑप्शन नंबर सी है दूब घास और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी उच्च लवण सहनशील किस्म है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, चुकंदर, शकरकंद, दूब घास या उपरोक्त सभी। उच्च लवण सहनशील, जिसने इसका जवाब दिया है चुकंदर, शकरकंद, दूब घास, यानी कि जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चुकंदर, शकरकंद और दूब घास, ये जो तीनों की तीनों हैं, ये क्या कर सकती हैं, ये लवण की उच्च सहनशीलता को सहन, मतलब लवण की कितनी भी मात्रा हो, अधिक से अधिक मात्रा को सहन कर सकती है। लेकिन अब इसमें से भी जो चुकंदर है वो लवण तो सहन कर सकती है, लेकिन अम्ल को वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, ध्यान रखना। तो लवण के लिए तो सहनशील है, अगर आपसे पूछ ले कि किसके लिए सहनशील है, उच्च सहनशील किसके लिए है चुकंदर, तो लवण के लिए उच्च सहनशील है। अगर पूछ ले के लिए किसके लिए नहीं है, तो अम्ल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। आ गई बात समझ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझना है। जेट 2020 के अंदर ये सवाल आया था, जेट 2020 के अंदर ये सवाल आया था। क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा पादप कॉन्वोल्वुलेसी कुल से संबंधित है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा इसको चेंज किया है, क्वेश्चन वहाँ पर सीधा सीधा पूछा था कि शकरकंद जो है वो किस कुल में आती है, तो शकरकंद किस में आती है, कॉन्वोल्वुलेसी में आती है। ये बोनस क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शकरकंद का जो कुल है वो बार बार पूछा जाता है, शकरकंद का कुल बार बार पूछा जाता है। पूछते हैं कि शकरकंद किस कुल का पादप है, तो शकरकंद आपको ध्यान रखना है किस कुल का पादप है, कॉन्वोल्वुलेसी कुल का पादप है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल क्लियरली होना, समझ में आना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास आज थोड़ी मैंने ज़्यादा लेने की कोशिश की है। पिछले 2 दिन जो क्लास लगी थी उसमें बच्चे बहुत कम थे। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब आपको कमेंट करके लाइव चैट बॉक्स वाले बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है और बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप ऐसी क्लासेस और देखना चाहते हो तो कमेंट करना कि सर हाँ कंटिन्यू ये क्लास चलती रहने दो, या इसको और बढ़ाओ, या इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ाओ, या आपकी जो भी राय है वो राय आप दे सकते हो। आपको कमेंट करना है। अगर जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसके कमेंट को, उसके नाम को कल मैं लाइव क्लास में लूँगा। ठीक है, तो कमेंट अच्छा करना है, अच्छा कमेंट करना है और उसके कमेंट को मैं पिन भी करूँगा। ठीक है, पिन दैट मीन्स उसके कमेंट को मैं मार्क कर दूंगा, फिर वो कमेंट सबसे ऊपर शो होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप पहली बार ये ऑफलाइन क्लास देख रहे हो तो क्लास का जो समय है हमारा, वो क्लास का समय है रोजाना शाम को 7 बजे। ठीक है, रोजाना शाम को 7 बजे इसी चैनल पर इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे ठीक इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन स्टडी भी करते रहिए और घर पर ही रहिए, क्योंकि बाहर तो कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। अभी घर पर ही सुरक्षित रहिए। थैंक यू।